अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। मेक्सिको की रियासत ओक्साका में चारशंबे की रात एक बस 80 फीट खाई में गिर गई। इस हादसे में 1 साल के बच्चे समेत 29 लोगों की जान चली गई। 19 लोग जख्मी हो गए हैं। बस मेक्सिको सिटी से ओक्साका के योसनाउडा जा रही थी। ओक्साका हुकूमत के सेक्रेटरी जनरल GSS रोमेरा लोपेज ने बताया कि हादसा मगडालेना पिनोस्को गांव के पास हुआ। मरने वालों में 13 मर्द, 13 खवातीन और 1 साल का बच्चा शामिल है। मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है। जीसस रोमेरो ने बताया कि हादसे की जांच शुरू हो गई है। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे हादसा तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से बस खाई में गिर गई। जहां यह हादसा हुआ वो शहर पहाड़ी इलाके में बसा है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की एक बस्ती में चारशंबे को एक बड़ा हादसा हो गया। वहां मुश्तबा गैस लीक से कम 16 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 5 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौटेंग सूबे के हेड ऑफ गवर्नमेंट पनियाजी लेसुफी मकाम में वाक़े पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि कौन सी गैस के लीक होने से यह हादसा हुआ। जोहान्सबर्ग के ईस्ट में बोक्सबर्ग ज़िले के पास एंजेलो नाम की एक नाजायज़ बस्ती है। ये इलाका इलीगल माइनिंग की सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज एजेंसी के तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मकाम वाक़े पर 24 लोगों की लाशें मिली। हालांकि ओहदेदारों ने बाद में सिर्फ 16 लोगों की मौत की ही तस्दीक की। सीरिया में रूस के 3 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के 3 MQ-9 ड्रोन्स का रास्ता रोक दिया। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट्स ने ड्रोन्स के सामने पैराशूट से फ्लायर्स दागने शुरू कर दिए, जिससे उनका फ्रंट व्यू ब्लॉक होने लगा। इसके बाद उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कहा कि उनके ड्रोन सीरिया में आईसिस के ठिकानों की निगरानी कर रहे थे। अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रीनकेविच ने रूस की इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना और अनसिक्योर्ड बताया। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस वाक़े का एक वीडियो भी रिलीज किया है। इसे ड्रोन के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे रूसी फाइटर जेट्स अमेरिका के MQ-9 ड्रोन्स के बेहद पास उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका के लुइसियाना में 4 जुलाई की ब्लॉक पार्टी में मार्च शूटिंग के वाक़े में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 6 लोग जख्मी हैं। ये वाक़या मंगल की रात का है। वहाँ के श्रेवेपोर्ट इलाके में पेश आया, जहाँ इंडिपेंडेंस डे की पार्टी मनाने के लिए लोग जमा हुए थे। श्रेवेपोर्ट पुलिस के तर्जुमान सार्जेंट एंजी विल्हाइट ने बताया कि मंगल की रात मेले के दौरान अननोन हमलावरों ने कम से कम 10 लोगों पर गोली चलाई, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस ने मरने वालों के नाम जाहिर नहीं किए और न ही इस मामले में किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मौके पर बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद होने की वजह से फर्स्ट रिस्पॉन्स को मकाम वाक़े पर पहुंचने में परेशानी हुई। ऐसे में पुलिस को मकाम वाक़े से काफ़ी दूर अपनी कारें खड़ी करनी पड़ी। इसके बाद पुलिस वाले और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लोग भागकर मौके पर पहुंचे। इसराइल में तेल अवीव के पुलिस सरबराह के जबरी इस्तीफे के खिलाफ हजारों लोगों ने तेल अवीव के मरकजी शाहरा और मुल्क भर में दीगर बड़े चौराहों को ब्लॉक कर दिया। तेल अवीव के जिले कमांडर अमी ऐशद ने पहले कहा था कि वो पुलिस के काम में नेतन्याहू हुकूमत के अरकान के सियासी दबाव की वजह से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। अमी ऐशद ने कहा कि इसराइल के कौमी सलामती के वजीर आतमार बेन गोयर के साथ उनका इख्तिलाफ था कि उन्होंने अदालती निज़ाम में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। इसराइली टीवी चैनल्स पर लाइव नशरियात में मुजाहिरीन को तेल अवीव और दीगर शहरों को मिलाने वाली एक शाहरा को ब्लॉक करते और शाहरा पर आग जलाते हुए दिखाया है। मुजाहिरीन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियार छीनकर हुकूमत को मुंतकिल करने के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने चारशंबे की रात नए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड्स को लॉन्च किया। इसे ट्विटर का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे ट्विटर किलर का भी नाम दे रहे हैं। ट्विटर के दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि सिर्फ 2 घंटों में थ्रेड से 20 लाख लोग जुड़ गए। 4 घंटे बाद इसकी तादाद बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गई। इसे अभी 100 मुल्कों में लॉन्च किया गया है। यूरोपियन यूनियन में रेगुलेटरी तशवीश की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया गया। ट्विटर की तरह यह भी टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस पर 500 कैरेक्टर तक लंबे थ्रेड्स पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। इस पर लिंक, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो 5 मिनट तक लंबे हो सकते हैं। चारशंबे की रात करीब 11:30 बजे इसे लॉन्च किया गया है। भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:30 पर श्रीहरिकोटा से स्पेस शिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। इसके पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया था कि चंद्रयान 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होना है, यानी पूरी तरह तैयार है। इसे चारशंबे को ही लॉन्चिंग फ्लाइट में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में कामयाब होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। इस मिशन में हिंदुस्तान चांद की जमीन पर एक लैंडर उतारेगा। चंद्रयान 3 में एक रोवर भी है जो चांद की जमीन पर घूमेगा और वहां कुछ टेस्ट करेगा। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चांद के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर हादसे का शिकार हो गया था। इसके बाद से ही हिंदुस्तान चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने यकसा सिविल कोड पर वज़रा का एक ग्रुप तश्कील दिया है। इसे गैर रस्मी GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का नाम दिया गया है। इसमें सीनियर वज़रा को जगह दी गई। इस GOM की सरबराही किरण रिजिजू करेंगे और बाकी मेंबरान स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल होंगे। चारशंबे को उन वज़रा की मीटिंग भी हुई। ये वज़रा यकसा सिविल कोड से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौस करेंगे। किरण रिजिजू कबायलियों से मुतालिक मसाइल पर, स्मृति ईरानी खवातीन के हकूक़ से मुतालिक मसाइल पर, जी किशन रेड्डी शुमाल मशरक़ी रियासतों से मुतालिक मसाइल पर, जबकि वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल कानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे। उन वज़रा ने इस सिलसिले में शुमाल मशरिक़ के कुछ वज़राए आला से बातचीत भी की है। यकसा सिविल कोड पर आगे बढ़ने की सिमत में मरकजी हुकूमत की तरफ से यह पहला संजीदा कदम है। PM मोदी ने भोपाल में BJP के बूथ कारकुनों के साथ बातचीत में यकसा सिविल कोड की वकालत की थी। इसके बाद अब मरकजी हुकूमत ने इस सिमत में एक कदम आगे बढ़ाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफद ने, जिसकी क़यादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने की, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों के मौक़िफ़ और उसके दलाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। जबकि कांग्रेस के सदर ने वफद को यकीन दिलाया कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते वक्त उन तमाम दलाइल व तहफ़्फ़ुज़ात को पेश नज़र रखेगी। वफद में बोर्ड के सेक्रेटरी अहमद फैसल वली रहमानी, तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, लीगल कमेटी के अरकान एडवोकेट MR शमशाद, मौलाना नियाज अहमद फारूकी, रुकन बोर्ड आरिफ मसूद और फहद रहमानी शरीक थे। मध्य प्रदेश के ज़िले सीधी में जुल्म का शिकार बनने वाले कबायली नौजवान दुश्मित जुमेरात की सुबह वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उसके पांव धोए और माफ़ी भी मांगी। ख्याल है कि हाल ही में एक कबायली नौजवान के ऊपर खुलेआम पेशाब करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मामले में मुलजिम मुबैना BJP लीडर प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। प्रवेश शुक्ला पर NSA के तहत भी कार्रवाई की गई है। वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आला चौहान ने न सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया बल्कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। इस सिलसिले में जुमेरात को दुश्मन वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां वज़ीर आला ने उनसे बातचीत की, उनके पांव धोए और माफ़ी भी मांगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में वज़ीर आला चौहान ने दुश्मन की इज्जत अफजाई भी की। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे क्या करते हैं आप? मंडी में कहाँ? कुबेरी में मंडी है। तो हार्डवेयर
लाने ले जाते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के। मैं माफी चाहता हूँ ये क्योंकि कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में राजस्थान के मुद्दे पर आज एक अहम मीटिंग हुई। करीब 4 घंटे चली मीटिंग में सभी कायदीन ने राजस्थान से जुड़े मामले पर फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए। हाईकमान जो फैसला करेगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। सचिन पायलट का रोल तय करने पर भी हाईकमान फैसला करेगा। इस मीटिंग में राहुल गांधी और कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के कायदीन को एकजुट होकर इंतखाबात लड़ने को कहा। ये भी कहा कि अब किसी तरह के इख्तलाफात की बात सामने नहीं आनी चाहिए, बयानबाजी करने पर कार्रवाई होगी। मीटिंग में कायदीन ने एकजुट होकर इंतखाबात लड़ने का भरोसा दिलाया। Rahul Gandhi, Bharat Jodo Yatra has created a big atmosphere in Rajasthan. Everybody unanimously told that after Bharat Jodo Yatra, entire situation of Rajasthan has been changed. Now Karnataka election victory also made a major role. After that, you can see the scheme of Rajasthan, all poor-friendly schemes. We are started doing it. It is reaching to the common people of Rajasthan. Therefore, we are very sure that Rajasthan is going to be win by the Congress party. One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week, ma'am, we will decide the candidate. We will announce the candidate. This is quite advanced announcement, going to be a quite advanced announcement. Therefore, today's meeting was very important and very fruitful and very successful. I know you are all interested that Rajasthan, what is going to be happen after Chhattisgarh. This is the fifth meeting actually. In the history of Congress, we have doing this type of advanced homework for election preparation. Is in the first. We have done Madhya Pradesh meeting, we have done Chhattisgarh meeting, we have done Telangana meeting, we have done Mizoram meeting. Today, last meeting of Rajasthan. So all the 5 state election preparation meeting is over. Now election campaign is going to be start without any delay. So we are in full form. आज हमारी मीटिंग कोई तकरीबन 4 घंटे चली और टोटल जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और वेणुगोपाल जी और 29 जो पार्टिसिपेंट से मिनिस्टर्स एंड अदर लीडर्स सभी को एक एक को बुलाकर वहाँ उनके विचार लिए गए और सभी ने एक ही बात कही कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को लेकर आएंगे। और एक उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक फेस होगा और हमारे में कोई डिवीजन नहीं है, सभी लीडर हम इकट्ठे हैं और किसी की कोई जो भी पीछे वाला है वो पास्ट जो है सब ने खत्म कर दिया और आगे फ्यूचर की बात सभी ने की। जो मीनू जी ने पहले कह दिया कि कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारा सर्वे चल रहा है और काफ़ी उसमें कर दिए हैं और हम जल्दी जैसे कर्नाटका में कैंडिडेट हमने पहले अनाउंस कर दिए थे वैसे ही हम पहले करेंगे और साथ ही जो वहाँ हमारे गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं वो सेपरेटली चलते रहेंगे और कांग्रेस की कैंपेन जो है वो भी साथ अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं। पार्टी में जो जितने भी हैं पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें स्पेशली SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS और जो लोअर क्लास जनरल है जो लोअर इनकम किया उनको सभी को हम उनको रिड्रेस करेंगे और पूरी जो कांग्रेस है जो छोटा वर्कर है बड़ा वर्कर है
वहाँ एक राहुल जी ने बात कही है कि ये कांग्रेस वर्कर की गवर्नमेंट है और जो वहाँ गवर्नमेंट रियासत मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और वाकया पेश आया। शिवपुरी जिले के निरोड थाना हलके के वरखाड़ी गांव के एक दलित नौजवान और उसके साथी को मार पीट कर गिलासत खिलाने के लिए मजबूर करने का वाकया मंजर आम पर आया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राय के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों वरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने अर्जुन जाटो और संतोष केविट नाम के 2 नौजवानों को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में पकड़ लिया था। मकामी लोगों ने नौजवानों के साथ गैर इंसानी सलूक करते हुए पहले दोनों नौजवानों के साथ मारपीट की, फिर दोनों नौजवानों के गले में चप्पलों की माला डाल दी। इसके बाद उन दोनों के मुंह में गिलासत डाल दी गई और उनका जुलूस निकालते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में एक शख्स पर पेशाब कर देने का वाकया अभी ताज़ा ही था कि इस तरह की गैर इंसानी हरकत का दूसरा वाकया उसी रियासत में पेश आया। समस्तीपुर में 1 रुपए की चॉकलेट के लिए 16 साल के नाबालिग को 9 घंटे तक पीटा गया। चॉकलेट चोरी के इल्जाम में दुकानदार और उसके बेटे ने हाथ पैर बांधकर पूरे गांव वालों के सामने उसकी पिटाई की। इतने से मन नहीं भरा तो वो गाड़ी साफ करने वाली प्रेशर मशीन लेकर आया और उसके मुंह पर प्रेशर से पानी मारता रहा। इस दौरान बच्चा रो रो कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये वाकया मंगल के रोज का है। मामला सिंधिया पुलिस स्टेशन हुदूद के माहे गांव का है। अब इसका वीडियो सामने आया है। मंगल देर रात पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। अपने दुकान में चोरी का आरोप लगाकर दिवैया गांव निवासी रमन दास के नाबालिग पुत्र दीपक कुमार दास का हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि उक्त वायरल वीडियो में देखा गया कि इस नाबालिग बच्चे की पिटाई करते समय मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ मेला की तरह देखा गया था। वहीं मोती साहब जबरन पिटाई करते रहे। तो सूत्रों ने बताया कि मारपीट करते रहने का घटना सुबह 10 बजे से ही चल रहा था, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंधिया थाना की पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना लगभग 6 घंटे के बाद मीडिया के माध्यम से मिली। वहीं एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर सिंधिया पुलिस ने उस नाबालिग युवक को बंधन से मुक्त कराकर थाना लाया। वहीं युवक के परिजन भी थाने पहुंचे। वहीं इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। बताते चले कि मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में जुमेरात के रोज स्कूल के बाहर एक खातून का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक दिन पहले ही वहां स्कूल खोले गए थे। हालात देखते हुए रियासती हुकूमत ने इंटरनेट पर बैन 5 दिन और बढ़ा दिया है। रियासत में 64 दिनों से कुकी और मैतेई तबकात के लोगों के बीच तशद्दुद जारी है। अब तक 135 से ज़्यादा लोग इस तशद्दुद में अपनी जान गंवा चुके हैं और 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। मणिपुर हुकूमत ने 8वीं तक के स्कूल खोलने का हुक्म दिया था। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजों को अभी नहीं खोला जाएगा। इन स्कूलों में रिलीफ कैंप्स लगे हैं। रिलीफ कैंप्स में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। रियासत में 16 में से 5 जिलों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब 11 जिलों में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी है। कांग्रेस कायदीन दिग्विजय सिंह और प्रदीप भट्टाचार्य और तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन ने जुमेरात को मणिपुर तशद्दुद के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए उमूर दाखिला की मीटिंग से वॉकआउट किया। पार्लिमानी रहनुमाओं के मुताबिक दिग्विजय सिंह, भट्टाचार्य और ओब्रायन मणिपुर की सूरत हाल पर बातचीत के ख्वाह थे, जहाँ 3 मई को तशद्दुद शुरू होने के बाद से 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने 21 जून को उमूर दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ब्रिजलाल को एक खत लिखकर मणिपुर तशद्दुद पर बहस की दरख्वास्त की थी। कमेटी के चेयरमैन को लिखे अपने खत में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने 6 जुलाई की मीटिंग में मणिपुर में हुए तशद्दुद पर तफसीली बहस की मांग की थी। दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि जेलों की हालत व दीगर मसाइल तबादला ख्याल के लिए मुख्तलिफ रियासतों से तजावीज़ सुनने के लिए
6, 19 और 27 जुलाई को कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में एनसीपी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि पार्टी का सदर मैं हूं, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, किसी और के कुछ कहने की अहमियत नहीं है, दोनों दावों में कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी के नाम और इलेक्शन सिंबल के मुद्दे पर एनसीपी इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेगी। आज की मीटिंग में हमारा हौसला बढ़ा है। जब पवार से रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 82 हो या 92 उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। अगर कोई अजीत पवार वजीर आला बनना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ उनकी शुभकामनाएं। इस मीटिंग के बाद एनसीपी कायद पीसी चाको ने बताया कि एनसीपी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में कायदीन ने शरद पवार पर भरोसा जताया है। मीटिंग में 8 तजावीज़ पास हुए। हुकूमत में शामिल होने वाले 9 एमएलए को पार्टी से निकाल दिया गया है। उधर अजीत पवार ने इस मीटिंग को गैर कानूनी बताया। कायद राहुल गांधी ने शरद पवार से दिल्ली में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उधर अजीत ग्रुप ने नरेंद्र राणे को मुंबई एनसीपी का सदर अपॉइंट किया है। उसके यहाँ मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट, दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई सच्चाई नहीं। सर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट हो। इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, किसी ने कुछ कहा होगा, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। बगैर बीवी के वो यानी नरेंद्र मोदी जो पीएम कोठी में रहते हैं वो गलत है। जो भी हो उन्हें अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। पटना में राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह देने को लेकर एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि क्या वही पीएम कैंडिडेट होंगे, जिसके जवाब में लालू प्रसाद ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कहना और पीएम बनना अलग बात है। पीएम कोई भी हो उसे अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहिए। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएगा। 300 सीट आ जाएगा सर। पीएम के चेहरा कौन सर? आपने दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में विचार कर लीजिए, क्या वही उनके पीएम के उम्मीदवार? देख करने के बाद अलग है, पीएम बनेगा। पीएम जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी, प्रधानमंत्री जी कोठी में क्या लगे सर राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठी में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए। और जो भी हो वो पत्नी के साथ है। सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट करते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ समन भेजने पर आज अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। आज 2 और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दीगर 2 गवाह 21 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। उनके बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। पिटिशनर के वकील प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि 21 जुलाई को दोनों गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद हम क्लोजिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके बाद कोर्ट से रूल 204 की प्रोसेस के तहत तेजस्वी यादव को समन भेजने की रिक्वेस्ट करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी हुकूमत के क़याम के 8 साल बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन तालीम दी जा रही है। केजरीवाल ने आज दिल्ली रोबोटिक्स लीग और HE21 नुमाइश का इफ्तिताह करने से पहले कहा कि शायद मुल्क में पहली बार दिल्ली में स्कूली सतह पर रोबोटिक्स के मैदान में मुकाबले के बाद रियासती सतह का मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। मुल्क में इस कदर आला सतह के मुकाबले कहीं मुनक्किद नहीं हुए।
और देखिए जोरदार तालियां टीम रेड। तकनीक का खेल। The blue team cannot move their robot because they cannot enter the blue area and move the balls. So it's kind of game over for team blue. Whereas we have team red taking the steps forward constantly. A huge round of applause, audience. Well, yes, that's close to the bottom, and that's और again 5 points bonus. टीम रेड। Please give a big round of applause for both the teams. और देखिए जोरदार तालियां टीम रेड। मैं आधी स्टॉल्स देख पाया, सारे बच्चे मेरी वेट कर रहे थे, उनको लग रहा था हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हमारी स्टॉल भी देखेंगे। मैं बाकी बच्चों से माफी मांगता हूं कि समय की वजह से मैं बाकियों को नहीं देख पाया, लेकिन मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा था। जब मैं आईआईटी में पढ़ने के लिए गया, आईआईटी खड़गपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी, तो सेकंड ईयर करने के बाद छुट्टियां थी गर्मियों की। छुट्टियों में मैं अपने गांव गया। गांव में मेरे दादाजी मुझे कहते हैं, बेटा ये पंखा खराब हो गया, ये ठीक कर दे। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता ठीक करना। कहते हैं क्या, तू तो कहता है मैं तो आईआईटी में पढ़ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तेरे से पंखा ठीक नहीं होता। तो उस टाइम मेरे को ये लगने लगा कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी डे टू डे जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई है। हमारी जिंदगी की समस्याएं कुछ और हैं और हम एक स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया कुछ और ही जाता है। हम बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े वो बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी की आम समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग। ये मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर अपनी जिंदगी की डे टू डे समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हमें सिखाया जा रहा है। तो अब आइए देखते हैं, अब रोबोटिक्स लीग में ये जो कंपटीशन होने वाला है और फिर अगले 2 दिन जितनी भी टीम्स आई हैं उन सारी टीम्स को मैं। आज हम यहाँ पे सब लोग एक बहुत शानदार कंपटीशन के लिए आए हैं फॉर द दिल्ली रोबोटिक्स लीग। एंड आज इस दिल्ली रोबोटिक्स लीग में मैं हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करती हूँ। वेलकम सर टू दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपटीशन। मैं सोच रही थी कि 8-10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे एक दूसरे से एक रोबोटिक्स कंपटीशन में compete कर रहे होंगे। शायद ये सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन आज शायद इन अ वन ऑफ इट्स काइंड कंपटीशन आज हम यहाँ पे दिल्ली रोबोटिक्स लीग के फाइनल राउंड में है। जो दिल्ली रोबोटिक्स लीग दिसंबर में जिसकी शुरुआत हुई, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से अपने रोबोट्स बनाए, उन रोबोट्स को कंपटीशन में लाके पार्टिसिपेट करवाया और अब आई थिंक सब बच्चे ईगरली इंतजार कर रहे हैं फाइनल राउंड का। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप सबकी कोई फेवरेट टीम्स है क्या? तो सब लोग अपने अपने स्कूल की टीम्स को चीयर करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आप सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्टूडेंट्स हैं और मुझे दिल्ली से कोलकाता जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 4 दिसंबर को पायलट के न आने से 1 घंटा देर से उड़ान भरी। पायलट के इंतजार में सभी पैसेंजर्स ने अंताक्षरी खेली। नए पायलट के आने के बाद लगभग रात 9:30 में ट्रेन ने उड़ान भरी। फ्लाइट में 180 मुसाफिर सवार थे। इस मौके पर मुसाफिरीन की शिकायत थी कि इंडिगो की लापरवाही की वजह से अक्सर फ्लाइट्स में देरी हो रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।